मैं डॉक्टर एसपी त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनपीजी कॉलेज, चारबाग, लखनऊ। आज हम लोग बीएसओ ई 142 के तहत ब्लॉक सेकंड का यूनिट थर्ड एंड फोर्थ को देखेंगे, जिस पे राधा कमल मुखर्जी और जीएस घुरिये के महत्वपूर्ण विचारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। राधा कमल मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से थे, मुर्शिदाबाद जिले से। इनकी प्रारंभिक रुचि इतिहास में थी, लेकिन जब इन्होंने कलकत्ता की मलिन बस्तियों के लोगों की दुर्दशा को देखा, वहाँ की गंदी बस्ती को, जहाँ पे स्वास्थ्य का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, साथ ही साथ अमानवीय जीवन जीने के लिए वो सभी बाध्य थे। इस पर मुखर्जी का यह विचार आया कि इन कामगारों के लिए, वर्करों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। एक सम्मानजनक जीवन ये भी जीने के हकदार हैं। और इसके तहत इनकी रुचि बाद में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की ओर हुई। मुखर्जी 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की जब स्थापना होती है, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनकर यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में आते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के शोध कार्यों में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं, अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं। मुखर्जी का विचार था कि भारत में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में हमें तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, और तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों के द्वारा हमें प्रजाति और संस्कृति के उद्भव का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने, उसे प्रतिष्ठा दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुखर्जी ने विभिन्न विषयों पे अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंधों की भी वो चर्चा करते हैं। मुखर्जी का मानना है कि आज का जो वर्तमान औपचारिक बाजार प्रारूप है, इसकी प्रासंगिकता बहुत सीमित है। अर्थात वर्तमान बाजार प्रतिमान पूरी तरह इसकी उपयोगिता नहीं है भारतीय समाज के संदर्भ में, क्योंकि भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि बहुत से आर्थिक लेन देन हमारी जनजातियों के संदर्भ में, जातियों के संदर्भ में होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं मुखर्जी जो परंपरागत जो हमारी भारतीय व्यवस्था रही है और आर्थिक विनिमय के बीच वो संबंधों को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ आर्थिक विनिमय लेन देन हिंदू धर्म के प्रतिमान व्यवहारों के अनुरूप था। मुखर्जी का मानना था कि हिंदू धर्म के प्रतिमान व्यवहारों के अनुरूप आर्थिक क्रियाकलाप होने के कारण यहाँ के समाज में संघर्ष की जगह पारस्परिक आत्मनिर्भरता और समन्वय देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की जगह हमें सहयोग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए उन्होंने जजमानी व्यवस्था को स्पष्ट किया। जजमानी व्यवस्था, जैसे हम सभी जानते हैं, आज भी जो हमारे छात्र भारतीय ग्रामीण परिवेश अंचल से होंगे, जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले प्रयोग विलियम वाइजर ने इसका उल्लेख किया था। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन करने के उपरांत जजमानी व्यवस्था को उन्होंने प्रकारात्मक व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित किया था। विलियम वाइजर ने स्पष्ट किया कि जजमानी व्यवस्था के तहत
हमारे हिंदू धर्म के तहत विभिन्न जातियाँ आपसी सेवाओं के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसमें विभिन्न जातियाँ एक-दूसरे को अपनी सेवाएँ देते हुए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। आप देखते हैं कि गाँव में जब भी किसी परिवार में कोई भी रिचुअल्स, कर्मकांड का जब आयोजन किया जाता है, तो उसमें विभिन्न जातियों के अलग-अलग कार्यों का निर्धारण होता है और वे सभी अपनी-अपनी सेवाओं को एक-दूसरे को प्रदान करती हैं। हम देखते हैं कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता है, इसके साथ ही नाई वो अपनी अलग सेवाएँ प्रदान करता है। इसी संदर्भ में उच्च जातियों के संदर्भ में देखें, ब्राह्मण भी अपनी सेवाओं को विभिन्न जातियों को देते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से। इस प्रकार विभिन्न जातियाँ एक-दूसरे से परस्पर आपस में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी होती हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके मध्य एक सामाजिक आर्थिक इंश्योरेंस का वो व्यवस्था काम करता है। मुखर्जी का मानना था कि अगर हमें भारतीय ग्रामीण समाज को समझना है, तो इसके आर्थिक मूल्यों का विश्लेषण हमें भारतीय समाज में व्याप्त प्रतिमानों के संदर्भ में करना होगा। मुखर्जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि आज का जो वर्तमान बाजार प्रारूप है, ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पे आधारित बाजार प्रणाली है, जो हम पे थोपा गया है और कहीं न कहीं हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो आर्थिक क्रियाकलाप रही हैं, वो जातियों के संदर्भ में, जनजातियों के संदर्भ में, उसको पूरी तरीके से वो महत्व नहीं देता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जो ग्रामीण जो हमारी जो देसी व्यापार व्यवस्था रही है, हस्तशिल्प रहा है, बैंक प्रणाली रहा है, आदि में परंपरागत जाति व्यवस्था को इस वर्तमान जो हमारी बाजार प्रारूप प्रणाली है, इस पे महत्व नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ जो नगरों में औद्योगिक केंद्रों का जो औद्योगिक केंद्रों के विकास पे जो अधिक जोर दिया जा रहा है, इस पे भी मुखर्जी अपनी असहमत व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से मुखर्जी ग्रामीण जो परंपरागत ग्रामीण समाज की जो व्यवस्था थी और आर्थिक क्रियाकलाप थे, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें भारतीय ग्रामीण क्रियाकलापों को समझना है, तो जाति के संदर्भ में हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुखर्जी अपनी इस विचारधारा के साथ-साथ वो प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में भी अपने विचारों को रखते हैं। वनों के संरक्षण का आग्रह वो अपनी विचारधारा के माध्यम से करते हैं। मुखर्जी पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित थे और इसके लिए उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। बड़ी दृढ़ता के साथ उस बात को रखते हैं। मुखर्जी का मानना था कि वनों की कटाई से जो होने वाले हानियाँ हैं, नुकसान है, पर्यावरण में जो खतरे आ रहे हैं, उसके बारे में जब वो स्पष्ट करते हैं तो यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि वनों की कटाई से इसके उपरांत जो वर्षा होती है, जल का जो प्रवाह होता है, इससे हमारी भूमि की ऊपरी सतह की जो मिट्टियाँ हैं वो बह जाती हैं, जिससे भूमि हमारी उपजाऊपन उसका समाप्त होने लगता है और इस क्षति को हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते। मुखर्जी की इस विचारधारा को चिपको और एपिको जैसे आंदोलनों का समर्थन मिला। आप सभी को बता दें कि चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में चंडी प्रसाद भट्ट और बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन चला था 1973 में। चिपको आंदोलन
उत्तराखंड में जब गवर्नमेंट सरकार जब प्राइवेट जो कंपनियाँ थी, उनको वनों की कटाई का टेंडर जब पास होता है, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा पे वनों का कटान शुरू होता है। इसको लेकर वहाँ के लोगों में एक रोष उत्पन्न होता है और चिपको आंदोलन के तहत वो पेड़ों से जाके चिपक जाते थे। उनका ये मानना था कि वृक्ष की कटान के पहले उनको काटना होगा। ऐसी स्थिति में जब ये आंदोलन बड़े जोर-शोर से उत्तराखंड में प्रचारित हुआ, तो मजबूरन सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा और वृक्षों के कटान को रोकना पड़ा। आपको बताएँ कि ये जो चिपको आंदोलन है, उत्तराखंड से पहले भी राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 1730-35 के आसपास। उस समय उस समय तत्कालीन जो वहाँ के राजा थे, उस राजघराने में किसी भवन के निर्माण के लिए आदेश दिया गया था, वृक्षों के कटान के लिए। वहाँ पे खिजड़ी नामक स्थान पे अमृता देवी जैसे जनजाति महिला जो कि उसका विरोध करती है और पेड़ से चिपक जाती है। चूँकि यह राजा का आदेश था वनों की कटान को लेकर, इसलिए उनके सैनिकों ने उस अमृता देवी को वृक्ष के साथ काट देते हैं। इसके साथ ही उनकी 2 पुत्रियाँ और उनके दामाद को भी वृक्ष के साथ काट दिया जाता है। और अब यह जंगल की आग की तरह वहाँ की जनजातियों में बात फैलती है और इसका बड़ा विरोध होता है। सभी जनजातियाँ एक होकर वृक्षों से चिपकना स्टार्ट कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। इस तरीके से राजा को बाद में अपने आदेशों को वापस करना पड़ा था। चिपको आंदोलन की तर्ज पे ही 1883 में दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चला। एपिको कन्नड़ भाषा में चिपको का ही पर्यायवाची शब्द है। वहाँ भी लोग पेड़ों से उत्तराखंड की तरह चिपको आंदोलन की तरह लोग चिपक जाते थे और उसका विरोध करते थे, क्योंकि वहाँ कागजों में प्रति एकड़ 2 पेड़ों की कटान को दिखाया जाता था, जबकि वास्तविकता में इससे कहीं ज़्यादा अधिक पेड़ों का कटान होता था। तो इस प्रकार से मुखर्जी की पर्यावरण संबंधी विचारधारा को चिपको और एपिको जैसे आंदोलनों का समर्थन मिलता है। इसके साथ ही मुखर्जी ने यह भी विचार व्यक्त किया कि कृषि के संदर्भ में हमें एकल कृषि प्रणाली मोनोकल्टीवेशन को नहीं अपनाना चाहिए और इस कारण से भूमि की उपजाऊपन नष्ट होने लगती है। एकल कृषि के आशय कि निरंतर कई वर्षों तक जब हम एक खेतों में जब एक ही विशेष प्रकार के उत्पादन करते हैं और खासकर ये जो नगद जो हमारी नकदी फसलों वाले जो कृषि हैं जैसे गन्ना, कपास, इन सब के प्रति मुखर्जी ने जागरूक किया और इनसे बचने के लिए किसानों को अलग-अलग फसलों को उगाने की बात करते हैं। इस तरीके से एकल कृषि एवं वनों की कटाई पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ सकता है और इस प्रकार पर्यावरण की तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि गांव, शहर और देश के विकास हेतु हमें एकीकृत प्रणाली को विकसित करना होगा, एकीकृत प्रणाली को अपनाना होगा। गांव को नकार कर हम सिर्फ शहरों की विकास की बात करें, यह समाज के साथ बेईमानी होगी। इसके साथ ही मुखर्जी शहरों में उद्योगों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, केंद्रीकरण का विरोध करते हैं। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में विविधता लाने का आग्रह भारतीय जनमानस से करते हैं। इस तरह मुखर्जी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विनिमय प्रणाली के मध्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए पर्यावरण के संदर्भ में भी लोगों को जागरूक करते हैं
और मुखर्जी की जो सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी, वो था मूल्यों का सिद्धांत। मुखर्जी अपने मूल्यों के सिद्धांत संबंधी विचारधारा को अपनी 2 पुस्तकों में स्पष्ट करते हैं। पहली जो उनकी किताब थी, पुस्तक थी, वो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, और दूसरी थी द डायमेंशन ऑफ वैल्यू। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू में मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें मूल्यों की उत्पत्ति, उद्विकास और मूल्यों के संरक्षण की बात संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज में मूल्यों के विविध आयामों का उल्लेख करते हैं, जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व मीमांसा, इनमें पाई जाने वाले मूल्यों की व्याख्या करते हैं, जिसे एक अंतःवैज्ञानिक इंटरडिसिप्लिनरी उपागम कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल्यों की जो संबंधी जो इनकी विचारधारा थी, इनकी 2 पुस्तकों में, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू एंड द डायमेंशन ऑफ वैल्यू। सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें मूल्यों की उत्पत्ति, उद्विकास और उसकी सुरक्षा जैसी बातों पे वो चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ वैल्यूज में मुखर्जी मूल्यों के विविध आयामों की बात करते हैं और एक अंतःवैज्ञानिक उपागम की तरह इसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। मुखर्जी संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्यों को मानते हैं। ये मूल्य व्यक्ति एवं समाज को परस्पर संबंधित बांधे रखता है। साथ ही साथ इनकी आदान प्रदान से ही, आंतरिकरण से ही व्यक्ति एक पूर्ण मानव के रूप में सामने आता है। जब मूल्यों के बारे में इसके महत्व की बात करते हैं, तो इनका कहना है कि जब तक हम कोई एक सार्वभौमिक सामान्य विचारधारा का प्रतिपादन नहीं कर लेते हैं मूल्यों के संदर्भ में, तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। राधा कमल मुखर्जी के प्रयासों से ही भारत में मूल्यों का अध्ययन करने वाला एक विशेष शाखा का शुरुआत हुआ, जो मूल्यों का समाजशास्त्र नाम से जानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र की विविध शाखाएं हैं, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, जिसमें ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, संगठन का हम अध्ययन करते हैं। विचलन का समाजशास्त्र, जिसमें समाज में विचलन संबंधी व्यवहार, आचरण, अपराध, इन सब पे अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से हम सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाए रख सकते हैं। इसी तरह विकास का समाजशास्त्र एक शाखा है, जिसमें समाज के विकास की बातों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मूल्यों का समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में सामने आती है, और इस शाखा में हम मूल्य तथा समाज का विकास संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं और मूल्यों तथा समाज के विकास की संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं। देखिए, हमारे प्रत्येक समाज में कुछ आदर्श होते हैं, और उन्हीं आदर्शों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि समाज में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक समाज के मूल्य अन्य समाज के मूल्य से भिन्न होते हैं, चाहे हम राष्ट्र के संदर्भ में देख लें, प्रांत के संदर्भ में देख लें या समाज के संदर्भ में देखते हैं। प्रत्येक समाजों की अपनी मूल्यों की विविधता और भिन्नता हमें देखने को मिलती है। इन्हीं मूल्यों से ही व्यक्ति के व्यवहार को हम आंकते हैं, परखते हैं
जिस तरीके से दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्य को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, वजन को मापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी तरह समाज में व्यक्ति को मापने के लिए हम इन मूल्यों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं सामाजिक मूल्यों के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक पहचान प्रदान करते हैं। मुखर्जी का मानना था कि मूल्य मानव व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से संबंध स्थापित करने का एक उपकरण है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे लक्ष्य या इच्छाएं हैं जिन्हें हम आंतरिकरण, सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक समाजशास्त्री शब्द आता है, सामाजिकरण। मूल्यों के सामाजिकरण का आशय उन मूल्यों को आत्मसात करना, ग्रहण करना। आपको बता दें कि सामाजिकरण समाजशास्त्र की एक कंसेप्ट है, अवधारणा है। जब हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो मांस और हाड़ का बना, रक्त का बना होता है। उसे सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता। उसे किस तरीके के आचरण को करना है, किस तरीके के आचरण को नहीं करना है, उसे इसका कोई ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान उसे सामाजिकरण के माध्यम से होता है। सामाजिकरण का मतलब एक सीखने की प्रक्रिया जो व्यक्ति को जन्म से प्रारंभ होती है व्यक्ति के लिए और मृत्यु पर्यंत यह सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चा जब माँ के संपर्क में आता है, पिता के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, तो उसे किस तरीके का व्यवहार आचरण का संपादन करना है, किस तरह का नहीं करना है, वो उससे धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। जब कोई गलत आचरण करता है तो माँ, पिता, परिवार के अन्य सदस्य मना करते हैं, डांटते हैं, और जब कोई अच्छा वो क्रियाकलाप करता है तो व्यक्ति पुचकारते हैं, चुंबन करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो धीरे धीरे यह बच्चे में ज्ञान विकसित होने लगता है कि हमें किस तरीके के आचरण करने हैं और किस तरीके का व्यवहार नहीं करना है। यही प्रक्रिया जब वो घर के बाहर निकलता है तो पड़ोसियों के साथ, मित्र मंडलियों के साथ और बड़ा होता है तो हमारे जो औपचारिक जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है। तो सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण, सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। तो यहाँ मुखर्जी का मानना है कि समाज के जो मान्यता प्राप्त जो मूल्य है उन्हें व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से स्वीकार करता है, ग्रहण करता है और अपने आप में समाहित करता है। मुखर्जी सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं की भी बात करते हैं कि ये सामाजिक मूल्यों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिसपे उन्होंने बतलाया, स्पष्ट किया कि सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। ये सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, अर्थात सामूहिक होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त समूह होते हैं। सभी समाज के सदस्यों की उस पे सहमति होती है। इसी तरीके से सामाजिक मूल्य एक सामाजिक पैमाना है, मापक है व्यक्ति के व्यक्तित्व मापने का। इसी क्रम में सामाजिक मूल्यों के बारे में बतलाते हैं कि इसमें एक मतता पाई जाती है, क्योंकि ये मूल्य सामूहिक होते हैं। इनका निर्माण किसी समाज विशेष के लोगों की पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान एक लंबे समय के बाद उच्च आदर्शों के रूप में इनका जन्म होता है। सामाजिक मूल्य गतिशील भी होते हैं, इनमें गतिशीलता पाई जाती है। जब जब समाज में परिवर्तन होता है, परिवर्तन से नए व्यवहार आचरणों का समागम होता है। इसके साथ ही नए नए मूल्यों का निर्माण होता रहता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है
सामाजिक मूल्यों में सार्वभौमिकता होती है। किसी समाज विशेष के संदर्भ में ये संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। अब किसी भी समाज को संदर्भ में देखें, प्रत्येक समाजों में मूल्य होते हैं। बिना मूल्य का कोई समाज हमें दिखाई नहीं देता है। अब मूल्यों के उद्भव की जब बात आती है तो मुखर्जी इसे भी स्पष्ट करते हैं कि सभी मूल्य सामाजिक होते हैं और मूल्यों की उत्पत्ति एक विशेष सामाजिक संरचना के संदर्भ में व्यक्तियों के पारस्परिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे उत्पन्न होती है। समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा, अशांति को टालने के लिए कुछ मापदंडों, मूल्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है प्रत्येक समाज को, क्योंकि बिना मूल्य के सभ्य समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने मूल्यों का निर्माण करना पड़ता है। मुखर्जी का मानना था कि मूल्य सामूहिक संबंधों की व्यवस्था में उत्पन्न होता है और परिवर्तन के साथ साथ पुराने मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों का जन्म होता रहता है। मुखर्जी जब मूल्यों की बात करते हैं तो इसका वर्गीकरण भी करते हैं। दो तरीके के मूल्य की बात करते हैं, एक साध्य मूल्य और एक साधन मूल्य। यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण हैं, साध्य और साधन। आपको स्पष्ट करते हैं कि साध्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे लक्ष्य होते हैं जिसे प्राप्त करना प्रत्येक समाज के सदस्यों की आकांक्षा होती है, और साधन जिन साधनों के माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में आज हमारे इन विद्यार्थियों का लक्ष्य है स्नातक की डिग्री लेना, और इस लक्ष्य का साधन है कड़ी मेहनत करना, क्लासेस करना, चैप्टर्स पढ़ना, किताबों को पढ़ना। ये साधन है, और इस साधन के माध्यम से, कड़ी मेहनत के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आपको किसी स्थान पे पहुंचना है, ये आपका लक्ष्य हुआ, और साधन, आप किसी भी साधन से पहुंचते हैं, गाड़ी, मोटर, बाइक या पैदल किसी के साथ में चल देते हैं, तो ये आपका साधन होता है। इसी तरीके से साध्य और साधन समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। इनमें भी हमें गतिशीलता दिखाई देती है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि जैसे आज आपका लक्ष्य स्नातक की डिग्री लेना है और साधन आपका कड़ी मेहनत, पढ़ना, स्टडी, अध्ययन करना, क्लासेस। लेकिन एक समय आता है जब यही लक्ष्य जो आपका डिग्री है, यही कल साधन बनता है, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपका एक दूसरा नया लक्ष्य उत्पन्न होता है। अब वो आपका लक्ष्य हो गया अपने रोजगार को प्राप्त करना, सरकारी नौकरियों को प्राप्त करना। इसके लिए आपकी जो स्नातक की डिग्री है, यही अब साधन का काम करेगा। तो कहने का आशय है कि समय के साथ साथ लक्ष्य और साधन में बदलाव होता रहता है। मुखर्जी जब मूल्यों के विभाजन की बात करते हैं तो ये साध्य मूल्य और साधन मूल्य की चर्चा करते हैं। जो साध्य मूल्य है, ये लक्ष्य हैं, संतुष्टियां हैं, जिसे व्यक्ति अथवा समाज जीवन के विकास के लिए अपनाता है। ये अमूर्त होता है, उच्चतम आदर्शों एवं लक्ष्यों से संबंधित होता है। और आपका साधन मूल्य वे हैं जिन्हें व्यक्ति एवं समाज साध्य मूल्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाते हैं। कहने का आशय,
स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, पैसा आदि से संबंधित मूल्य, ये साधन मूल्य हैं, क्योंकि इनका उपयोग कुछ साधनों, संतुष्टियों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि साधन मूल्यों के उचित चुनाव पर ही साध्य मूल्य प्राप्त होते हैं। मूल्यों के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों का महत्व पर भी मुखर्जी का कहना था कि सामाजिक विज्ञान के लिए मूल्यों का वही महत्व है जो भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का नियम, शरीर विज्ञान के लिए पाचन क्रिया और रक्त संचार का जो महत्व है, वही सामाजिक विज्ञानों में मूल्यों का महत्व है। मानव की आधारभूत इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस मूल्यों को जीवन, समाज से हम अलग नहीं कर सकते। सामूहिक मूल्य समाज में एकता, संगठन, व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही साथ मुखर्जी का स्पष्ट कहना था कि मूल्यों के अभाव में समाज आदिकालीन, असभ्य, भरभरा स्तर तक पहुंच जाएगा। उच्च स्तर के मूल्य ही सभ्य और सुसंस्कृत समाज की पहचान है और ऐसे समाजों का निर्माण करते हैं। मुखर्जी इसी क्रम में गैर मूल्यों, अपमूल्यों की भी चर्चा करते हैं। मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि समाज में मूल्यों के साथ साथ अपमूल्य भी पाए जाते हैं। अपमूल्यों का तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करना, मूल्यों का उल्लंघन करना और उन्हें अस्वीकार करना। इसके साथ ही साथ उनके विरुद्ध आचरण करना, ये अपमूल्य है। अपराध, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, विघटन, ये सभी अपमूल्य हैं, गैर मूल्य। मुखर्जी मूल्यों के साथ साथ, जैसे हम लोगों ने देखा, अर्थ विनिमय प्रणाली, परिस्थिति, पर्यावरण को लेकर, मूल्यों को लेकर विचार रखते हैं। इसी प्रकार वे सामाजिक परिस्थिति विज्ञान पर भी चर्चा करते हैं। ये मुखर्जी का एक नया कंसेप्ट रहा है। मुखर्जी सामाजिक परिस्थिति विज्ञान पर भी जब अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो यह स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिस्थिति विज्ञान एक मिश्रित व्यवस्था है जिसमें कई सामाजिक विज्ञानों का आदान प्रदान होता है। इस विज्ञान के अंतर्गत भूवैज्ञानिक, भौगोलिक तथा जैविकी कारक सम्मिलित है। इसके साथ ही परिस्थिति विज्ञान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। देखिए, जो अमेरिका का जो शिकागो संप्रदाय, जो सामाजिक समस्याओं, विघटन, शहरी ह्रास जैसे समस्याओं को केंद्र में रखकर अध्ययन करता है, और इस विचारधारा के समर्थन में पार्क, बर्गेस, किडिंग्स, लुईस वर्थ जैसे प्रमुख समाजशास्त्री आते हैं। इस विचारधारा से हटकर मुखर्जी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि यह शिकागो संप्रदाय मानव परिस्थिति विज्ञान के अध्ययन पर बल देता है। इसका उद्देश्य तत्कालीन मलिन बस्तियों में सुधार करना, उनके जीवन स्तर को उठाना, उन मलिन बस्तियों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाप्त करना उनके अध्ययन का उद्देश्य रहा है। परंतु मुखर्जी का मानना है कि औद्योगिकरण से होने वाले विनाश का विकल्प
सिर्फ और सिर्फ सामाजिक परिस्थिति विज्ञान है, जिसके अंतर्गत विकास योजनाओं को लागू करते समय हमें भूवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश को समझने की जरूरत है। सभी के मिश्रित स्वरूप को लेकर ही विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण होता है और इस कारण उस इलाके के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। सामाजिक परिस्थिति परिप्रेक्ष्य न होने के कारण ही सामाजिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत के कई भागों में आज भी हमें परंपरागत पारस्परिक निर्भरता की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे हम जजमानी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने जजमानी व्यवस्था का उल्लेख किया था, जिसमें विभिन्न जातियां आपस में पारस्परिक रूप से एक दूसरे को अपनी सेवाएं देते हुए सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने का प्रयास करती है। अगर विस्थापित होकर इन लोगों को किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़े तो यह जजमानी व्यवस्था तत्काल समाप्त हो जाएगी। यदि हम पहले से ही किसी विकल्प की योजना को बना लें और तब इस प्रकार के विघटन से बचा जा सकता है। यही मुखर्जी की सामाजिक परिस्थिति विज्ञान है। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान का आशय व्यक्ति आपसी संबंधों के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी वो समायोजन करता है। यही सामाजिक परिस्थिति विज्ञान मुखर्जी के अनुसार रहा है। हम लोगों ने इस प्रकार मुखर्जी के आर्थिक विनिमय प्रणाली व्यवस्था, पर्यावरण के प्रति उनकी विचारधारा, मूल्यों पर उनकी विचारधारा और इसके साथ ही साथ सामाजिक परिस्थिति विज्ञान पर भी उनके अमूल्य विचारों को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ हम सभी को राधा कमल मुखर्जी के साथ जी.एस. घुरिये को भी देखना है, उनके बारे में समझना है, उनकी विचारधाराओं को समझना है। भारत में समाजशास्त्र के साथ गोविंद सदाशिव घुरिये, जिसे हम लोग जी.एस. घुरिये के नाम से जानते हैं, इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। घुरिये प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र में हुआ था। घुरिये रिवर्स के निर्देशन में अपना पीएचडी पूर्ण करते हैं, जाति का प्रजातीय सिद्धांत विषय पर, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब ये डॉक्टरेट की उपाधि लेकर भारत वापस आते हैं तो 1924 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रीडर और विभागाध्यक्ष के पद पर इन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनकी 3 दर्जनों से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। घुरिये ने ही इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं और इसी समाजशास्त्री परिषद के तत्वावधान में 1952 में सोशलॉजिकल बुलेटिन जैसे जर्नल प्रकाशित होता है। आपको बता दें कि यह सोशलॉजिकल बुलेटिन सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, विश्व के प्रसिद्ध समाजशास्त्री पत्रिकाओं में से एक रहा है। मुखर्जी की कुछ किताबें महत्वपूर्ण रही हैं, जिसपे कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन,
द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और साथ ही साथ महादेव कोलिस, जो कि एक पर्टिकुलर कोलिस जनजातियों के अध्ययन पे आधारित इनकी ये पुस्तक रही है। और इसके साथ ही साथ इंडियन साधु पर भी इन्होंने अपने विचारधाराओं को रखा है। गुरिये की जो पहले कृति थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में प्रकाशित होती है। इसकी दो विशेषता थी। एक तो इसमें गुरिये ने जात की उत्पत्ति प्रजाति से बताई और दूसरी समाजशास्त्र को दुनिया के मानचित्र पर भारतीय समाजशास्त्र को पहली बार ये स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। गुरिये ने जाति एवं नातेदारी पे अपना विचार रखा, जात के उत्पत्ति पे अपना विचार रखा। इसके साथ ही साथ भारतीय साधुओं पर अपने विचारधारा को स्पष्ट किया। इनकी जाति एवं नातेदारी का जो अध्ययन रहा है ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। गुरिये ने भारत में जाति और नातेदारी को समझाने के लिए ऐतिहासिक, मानवशास्त्री और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्यों को स्वीकार करते हैं। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में संस्करण का एक प्रमुख आधार रहा है, जो कि यह समाज को विभिन्न उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करता है। जाति के अध्ययन के बिना हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। अगर हमें भारतीय समाज को समझना है तो हमें जाति व्यवस्था को समझना अनिवार्य होगा। देखिए, जाति व्यवस्था पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में सामान्यतः जो धारणा है कि वैदिक धर्म जो कि 2000 से 1100 की बात दूसरे वर्ण में आ जा सकता था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें स्पष्टता इन चारों का वर्णन देखने को मिलता है पहली बार। और जो हम जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये उत्तर वैदिक युग में जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है 1100 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। इस पे हम कभी किसी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि जाति की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुरिये की जो पुस्तक थी कास्ट रेस इन इंडिया, जिसमें कि पहली बार यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्रजाति से हुई और भारत में इंडो आर्यन प्रजाति जो कि 2500 ईसा पूर्व में यहाँ पर आते हैं, इस प्रजाति का धर्म वैदिक धर्म था और ये मोटे रूप से ब्राह्मण थे। इन्होंने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अपनी संस्कृति को विकसित किया और जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार गुरिये का कहने का आशय है कि गुरिये कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था प्रजाति से उत्पन्न हुई और इंडो आर्यन जब भारत आते हैं तो गंगा के विशाल मैदानों में अपनी संस्कृति को पालते पोसते हैं और यहीं से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। गुरिये ने जाति व्यवस्था पर विचार रखते हुए इन्होंने जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया, जिसमें पहला समाज का खंडात्मक विभाजन, जिसे हम सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन इस अर्थ में कि जाति व्यवस्था समाज को विभिन्न भागों में बांटता है। इसके साथ ही साथ पदानुक्रम संस्तरण, जिसको हायरार्की कहते हैं, हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था विभिन्न समूहों को उच्चता और निम्नता के क्रम में, वरीयता के क्रम पे समाज का विभाजन करता है। जाति की जो अगली विशेषता गुरिये ने बताया, स्पष्ट किया, वह खानपान और सहवास संबंधी विशेषता। इसका आशय है कि भारतीय जाति व्यवस्था में
खान-पान और सहवास संबंधी प्रतिबंध देखने को मिलता है। जो जातियाँ हैं, भोजन के संदर्भ में आपको बताएँ कि भारतीय समाज में 2 तरीके का भोजन प्रचलन में है, एक कच्चा भोजन और एक पक्का भोजन। एक जाति विशेष के लोग अपने से उच्च जातियों में ही कच्चा भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने से निम्न जातियों में कच्चा भोजन को वो एक स्वीकार नहीं करते। इसी तरह हम देखते हैं कि सहवास संबंधी प्रतिबंध गाँव की संदर्भ में अगर हम देखें, तो गाँव में आप देखते हैं कि एक जाति विशेष के लोग का मकान एक साथ में समूह में रहता है और इस तरह विभिन्न समूहों का अलग-अलग समूह देखने को मिलता है, विभिन्न जातियों का। घुरिये जाति व्यवस्था की जो विशेषता बतलाते हैं, जिसमें कि समाज का खंडात्मक विभाजन, हायरार्की, पदानुक्रम, संस्तरण की बात करते हैं, खान-पान और सहवास संबंधी प्रतिबंध का उल्लेख करते हैं। इसी क्रम में वो विवाह संबंधी प्रतिबंधों का भी उल्लेख करते हैं। आप देखें कि जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी प्रतिबंध हमें देखने को मिलता है। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम जैसे हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है। इसके साथ ही परंपरागत हमें व्यवसाय देखने को मिलता है कि विभिन्न जातियां अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके पूर्वज जिस तरीके कार्यों को करते आ रहे हैं, वो आगे भी उसी प्रकार के कार्यों का संपादन करती हैं। हालांकि आज के वर्तमान समय में जाति व्यवस्था की विशेषता हमें टूटती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ घुरिये ने जाति व्यवस्था के जो विशेषता बताई, वो सामाजिक और धार्मिक कुछ निर्योग्यताओं की भी बात करते हैं। इस प्रकार से घुरिये जाति व्यवस्था के संदर्भ में, नातेदारी के संदर्भ में जब वे नातेदारी का अध्ययन करते हैं तो भारत और यूरोप के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोग के द्वारा नातेदारी का अध्ययन कर जाति के संदर्भ में इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। नातेदारी अध्ययन करने पर घुरिये ने 2 बातों पर जोर दिया। पहला, भारत तथा अन्य स्थानों में नातेदारी तथा जाति की पारस्परिक ताने बाने पर ये जोर देते हैं और उसके साथ ही साथ जाति और नातेदारी की जो समन्वयात्मक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमिका दिखाई देती है, इस बात पे जोर देते हैं। इस प्रकार हम देखें, नातेदारी पे थोड़ा सा आपको हम स्पष्ट कर दें अपने छात्रों को कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तमाम व्यक्तियों से घिरा होता है। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, एकांत में हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। इस समाज में विभिन्न व्यक्तियों से हम घिरे होते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो रक्त संबंधी और वैवाहिक संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार रक्त और विवाह संबंधों के माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को ही हम नातेदार की श्रेणी में ले आते हैं। नातेदारी 3 तरीके की, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। रक्त और विवाह संबंधों से निर्मित प्राथमिक नातेदारी, जैसे माता पिता, भाई बहन, जिनका संबंध रक्त के आधार पर निर्मित हो रहा, वो प्राथमिक नातेदारी। इसके साथ ही विवाह संबंधों द्वारा भी, जैसे पति पत्नी, ये प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह द्वितीयक नातेदारी, हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राथमिक संबंधी हैं, उनके जो प्राथमिक संबंधी हैं वो हमारे द्वितीयक संबंधी हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी पत्नी
हमारे प्राथमिक संबंधी हैं। उनका जो प्राथमिक संबंधी, उनका भाई, वो हमारे लिए द्वितीयक संबंधी की श्रेणी में आता है। इसी तरह तृतीयक नातेदारी के संदर्भ में प्राथमिक जो हमारे जो द्वितीयक नातेदार हैं, उसके प्राथमिक नातेदार हमारे तृतीयक नातेदार कहलाते हैं। तो इस प्रकार घुरिये ने स्पष्ट किया कि जाति और घुरिये ने स्पष्ट किया कि जाति और नातेदारी के संबंध बहुत नजदीकी है, क्योंकि विवाह के समय गोत्र और वंश परंपरा को ध्यान में रखा जाता है। वंश परंपरा जिसका निर्धारण किसी ज्ञात पुरुष से हम करते हैं, अमूमन 7-8 पीढ़ी पहले से किसी व्यक्ति के वंशज के हम जुड़ाव रखते हैं, और गोत्र जो कि काल्पनिक पुरुष से हम अपने आप को जोड़ते हैं, जिनकी संतानें समझते हैं। इस प्रकार गोत्र और वंश ये नातेदारी से बड़े घनिष्ठ रूप से जुड़ी बातें हैं। और घुरिये का मानना था कि जाति और नातेदारी के बीच 3 तरीके के विवाह प्रतिबंधित देखने को मिलते हैं: अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अंतर्विवाह जिसमें जाति समूह को अपने ही समूह में विवाह करने की स्वीकृति होती है, अंतर्विवाह। बहिर्विवाह जिसमें कोई भी जाति अपने समूह से अलग वैवाहिक संबंधों को रखता है। जैसे गोत्र के संदर्भ में कहा जाता है कि एक ही गोत्र के लोगों में विवाह प्रतिबंधित है, क्योंकि वो एक ही गोत्र से उत्पन्न होने के नाते आपस में भाई बहन है। इस प्रकार के विवाह की अनुमति जाति प्रथा में नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जैसी परंपरा भी देखने को मिलती है। अनुलोम विवाह का तात्पर्य जब उच्च वर्ण की कन्या अनुलोम विवाह की जब हम बात करते हैं तो निम्न वर्ग की कन्या जब अपने से उच्च वर्ग में उसका विवाह संपन्न हो, यह अनुलोम विवाह कहलाता है। इसी तरह प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ग की कन्या अपने से निम्न समूह में विवाह संबंध को स्थापित करे तो ये प्रतिलोम विवाह है। भारतीय समाज में अनुलोम विवाह की स्वीकृति मिली हुई थी, जबकि प्रतिलोम विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित था। अगर हम देखें, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह जातियों को एक दूसरे से अलग करती है, लेकिन यही सामूहिक एकता और सुदृढ़ता भी प्रदान करती है। इस प्रकार घुरिये ने जाति और नातेदारी को आपस में बड़ी ही इनकी घनिष्ठता संबंधी बातों को स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से जाति और नातेदारी आपस में जुड़ी होने के कारण वैवाहिक जैसे संबंधों को भी प्रभावित करती है। इसके साथ ही साथ घुरिये जनजाति अध्ययन पे भी अपने अमूल्य विचारों को रखते हैं। घुरिये जनजातियों पे जब अपनी विशिष्ट जब अपनी जनजातियों के संदर्भ में जब अपने विशिष्ट अध्ययन का उल्लेख करते हैं, इनकी एक पुस्तक थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रशासनिक पक्षों की वो चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के कोली आदिवासियों पर उनकी ये पुस्तक आदिवासी अध्ययन पर ही केंद्रित रही है। उस समय के जो समाजशास्त्री थे, अधिकारी थे, इस बात पर अड़े थे कि आदिवासियों को सांस्कृतिक अस्तित्व, आदिवासियों की जो सांस्कृतिक अस्तित्व है, उसे
अलग-थलग रखते हुए एक अलग पहचान बनाए रखना अनिवार्य है। अर्थात समाज की मुख्य धारा से इन्हें न जोड़ा जाए। इन आदिवासियों के संस्कृतियों के संरक्षण की बात करते हैं, जबकि घुरिये आदिवासियों के संदर्भ पे अपने विचार को जब रखते हैं, तो इनका स्पष्ट कहना था कि चूँकि ये एक लंबे समय से आदिवासी हिंदू सभ्यता के संपर्क में रहे हैं और आज ये हिंदू सभ्यता के अंग बन गए हैं। अतः इनकी अलग पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समाज की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा जाए, ऐसा घुरिये का विचार था। एल्विन और घुरिये की विचारधारा में यही द्वंद्व देखने को मिलता है। एल्विन जनजातियों को अलग-थलग स्थिति में रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के संदर्भ में। लेकिन घुरिये का स्पष्ट मानना था कि इन जनजातियों का आत्मसातीकरण हिंदू धर्म में कर देना चाहिए, अर्थात ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए इनको। इस प्रकार से घुरिये आदिवासियों की जो संस्कृति रही है, इनका जो जिसको हम कह सकते हैं कि इनकी जो संस्कृति रही है, उसके संदर्भ में ये समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण नगरीकरण जैसे मुद्दों पर भी बात करते हैं। घुरिये का विचार था कि भारत जैसे देश में नगरीकरण, नगरों का विकास, औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया ये गाँव से मानते हैं। तमाम सांस्कृतिक ग्रंथों और दस्तावेजों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि गाँव के बाजार ही शहरों के रूप में कालांतर में विकसित हुए। इनका मानना था कि जब उत्पादन अधिक होने लगा, तो बाजार की आवश्यकता हुई और ऐसी स्थिति में गाँव के एक भाग को मंडी के रूप में बदल दिया गया और जहाँ लोग अपना व्यापार करने लगे। कालांतर में यही मंडी शहरों का रूप ले लिया। इस प्रकार से घुरिये जब ग्रामीण नगरीकरण की बात करते हैं, तो इनका स्पष्ट कहना था कि भारत जैसे देश में जो नगरीकरण है, ये औद्योगिक विकास के कारण नहीं, बल्कि ये ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न केंद्र रहे हैं। इसी प्रकार घुरिये ने अपने भारतीय साधुओं की भूमिका पर भी विचार व्यक्त किया, हिंदू मुस्लिम संबंधों पर भी विचार दिया और हिंदू मुस्लिम जब संबंधों की चर्चा करते हैं, तो इनका स्पष्ट कहना था कि सांप्रदायिकता की भावना औपनिवेशिक शासन के आने के उपरांत हुई। अन्यथा यहाँ के जो मुस्लिम और हिंदू धर्म के संदर्भ में देखें, तो हमें एक लंबे समय से दोनों ही धर्मों में समन्वय दिखाई देता है। ये औपनिवेशिक शासन की देन सांप्रदायिकता की भावना रही है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने राधाकमल मुखर्जी और जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये के अमूल्य विचारों के बारे में हम लोगों ने समझा, उसको समझने की प्रयत्न किए। तो हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रीय जो हमारे जो विद्वान थे, उन विद्वानों में राधाकमल मुखर्जी और जी.एस. घुरिये का बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।